चलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों है, अकाउंटिंग कैसे होता है। ये तो हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे की 150 क्लासेज में, लेकिन कम से कम अकाउंटिंग क्या है ये पहले शुरू हो जाए। मतलब सफ़र की शुरुआत अगर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। फिर बाद में बात करें कैसे जाना है, कि भाई साइकिल से जाना है, रिक्शे से जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ कि अकाउंटिंग क्या है। देखिए, ये है बिजनेस। कुछ बेसिक टर्म्स हमने आपको बताए थे चैप्टर 2 में, सबने पहले देख लेना है। किसी भी टर्म में दिक्कत हो तो बिजनेस या कहिए बिजनेस एंटिटी जो व्यापार कर रही है। अब इसके बारे में जानकारी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें मिले। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, जिनका पैसा लगा होता है, जिनको उसके परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे फिनेंशियल, जो लोग जानना चाहते हैं। इसी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने की कला का नाम है अकाउंटिंग। इसीलिए कई बार अकाउंटिंग को लोग बाग फिनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक बात है कि नहीं। तो जहाँ भी ये रिपोर्टिंग हो रही होगी, समझ लीजिए कि वहाँ अकाउंटिंग हो रहा है। क्यों होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले होता क्या है वो देख लें। काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसे न्यूज रिपोर्टिंग होती है कि आज बिहार इलेक्शन है तो उसमें ये बात फलाने आदमी ने कही, उनकी वहाँ रैली हुई। आज जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बड़ी बाढ़ आ गई, उसके चले ट्रेन रुक गई। फलाने मैच में फलाना जीत गया, ये देश जीत गया, वो देश जीत गया। ये सब क्या है? रिपोर्टिंग ही तो है। उसी तरीके से एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, ये सेल है, ये परचेज है, उसमें इतना एसेट्स है, ये लायबिलिटीज हैं, ये बताना, बताइए क्या है? अकाउंटिंग। तो जब हमारा सब्जेक्ट मैटर एक एंटिटी होता है और उसकी फिनेंशियल जानकारी होती है और इसको जब रिपोर्ट करते हैं तो वी से इट, बताइए क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि भाई बिजनेस खुद तो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी बिहाफ में हम बोलते हैं कि हाँ भाई इसने ये किया, ऐसा किया, इस तरह की बातें करी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 1 है। अगर आप कहेंगे सर डिफाइन कर दो प्रॉपर तरीके से, बात तो हम समझ गए कि हाँ ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। जिसके बारे में बताया जाता है वो एंटिटी है और जिसको बताया जाता है वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ठीक है ना। एंटिटी बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, नॉन बिजनेस भी, जैसे एनपीओ वगैरह भी हो सकता है, जैसे खाटू श्याम ट्रस्ट या कोई ऐसा स्कूल जो फीस ना लेता हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। कहा गया है कि अकाउंटिंग इज ए, बल्कि ऐसे लिखते हैं, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ identifying, financial transactions, measuring, recording, classifying, and summarizing।
of financial transactions, of financial transactions, ठीक है, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन या communicating the result to the interested parties, और हम कई बार इसको बोलते हैं यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिए, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब ये ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कर दें, आप कुछ भी कर दें, एक सिस्टम से बना हुआ है। एक सिस्टम से हमें इसका काम करना है। अपने घर की खेती नहीं है कि हम कैसे भी कर दें, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन होता है। किन चीज़ों का? तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। अब ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का समराइजेशन है, ठीक है। और उसके बाद एक बनता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और तब उसके बाद हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। किसको करते हैं? रिजल्ट को कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो अगर हम इन सभी बातों को देख लें तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। बस यही है अकाउंटिंग, यही इसके फीचर्स हैं कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, और फिर रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। मैंने बार बार बोला ना, रिपोर्टिंग है ये, इसीलिए आजकल इसको फिनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से भी बताते हैं। सीए फाइनल का जो पेपर है उसमें फिनेंशियल रिपोर्टिंग ही बोला जाता है, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, कभी कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है तो आप सीधे लैंग्वेज में बताइएगा, अकाउंटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशंस को उसके यूजर्स तक पहुंचाने का नाम है, और इसीलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं, इन सभी पहलुओं को बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं, और यही अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये नोट जो बना है ये एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा और उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, बल्कि शेयर किया जाएगा, शेयर हुआ पड़ा है, ध्यान दें आगे। आइडेंटिफाइंग, नहीं पहले हेडिंग तो लिख लूँ मैं। हेडिंग है बेटा जी, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, ये है पहली बात, ठीक, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कि इवेंट्स और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो हम उसके बारे में बाकी हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है, तो कैसे होगा। तो हमें फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करना है पहले आइडेंटिफाई। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने टर्म्स में पढ़ाया था कि जिसका भी मनी टर्म्स में मेजरमेंट हो सके वो हमारे लिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। जैसे हमने गुड्स खरीदा, हमने बेचने के लिए कपड़ा खरीदा, बेचने के लिए किताब खरीदा, कॉपी खरीदा, उसको बेचा, सैलरी दी, रेंट दिया, इंश्योरेंस दिया, ये सब क्या है? ये सब फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ये सब करेंगे तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा। कुछ एक्टिविटी हम करेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे, कैसे होगा? अकाउंट हम पढ़ेंगे,
टाइम देंगे, हो सकता है समझ में आए, नहीं समझ में आए, लेकिन टाइम ही नहीं देंगे तो गारंटी है नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरह से बिजनेस में एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी ना, ये वही एक्टिविटीज हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये कौन है, तभी तो उसके बारे में हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए, नंबर 2, measuring the identified transaction। देखिए क्या होता है कि अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आता है कि हम कोई चीज़ मनी में एक्सप्रेस करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि हमने 500 केजी राइस परचेज किया, ऐसे नहीं लिखते। हम ऐसे लिखते हैं कि हमने राइस परचेज किया जिसका दाम था 2,000 रुपये या 20,000 रुपये। क्या था उसका दाम? 20,000 रुपये। तो हम चीज़ों को ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। फिर बाद में कैसे बात करें? कभी राइस खरीदा, कभी दाल खरीदा, कभी मसाले खरीदे, हमारे जनरल स्टोर की दुकान है, कभी घी खरीदा, कभी डालडा खरीदा, कभी तेल खरीदा, तो कैसे इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? साल के लास्ट में सब जोड़ के बताएंगे हमने इतने किलो ये खरीदा, इतने किलो ये बेचा, इतना किलो ये खरीदा, इतने किलो ये बेचा। उससे अच्छा है कि हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, और कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? मनी। तो हम उसको मनी में ट्रांसलेट कर देते हैं। हम 5 घी खरीदें ये नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि हमने 40,000 का घी खरीदा है, 50,000 का घी खरीदा है, 20,000 का घी खरीदा है, ये बताना हमारा काम है। मतलब हम चीज़ों को मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम है जो बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अगली बात आती है रिकॉर्डिंग, कि जब मनी में आप मेजर कर लेते हैं तो भाई बुक्स में लिखो ना, तभी तो बात बनेगी, तभी तो हम दूसरे को रिपोर्ट कर पाएंगे। ओरली तो बताना नहीं है, हमारी रिपोर्टिंग होती है डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो डॉक्यूमेंट में जब प्राथमिक तौर पे सबसे पहली दफ़ा लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। सबसे पहली दफ़ा जब डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, वी से इट रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज बनाना। क्या होता है कभी बात करेंगे, अभी टाइम है। और टाइम क्या है? डेली क्लासेज होती हैं, डेली 2-3 क्लासेज होती हैं। आप देखना धड़ाधड़ आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और 31 अक्टूबर या उसके पहले तो फिनिश हो ही जाएगा। बस इतना सा समय आप दीजिए, यूट्यूब आपके पास है, टॉपर साहब आपके पास है, उसके बाद मल्टीपल टाइम देखते रहिए और एग्ज़ाम में बैठिए लहराते हुए। 11 ठीक से पढ़ेंगे बेटा तो 12 का बेस बनेगा, और फिर इसके आगे जो बातें होंगी उसका भी बेस बनेगा। अब आइए क्लासीफाइंग। देखिए होता क्या है कि हम चीज़ें जब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं तो एक दूसरे में डगमग होने लगती है। फिर अगर हमें किसी एक चीज़ को पता करना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को छांटते हैं। घर में नहीं होता, घर में रैक बना लेते हैं। सामान तो रखना ही है, लेकिन रैक बना के रखना है। यहाँ किताबें होंगी, यहाँ कपड़ा होगा, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें होंगी, है कि नहीं? किचन बना लिया, वहाँ पे खाने पीने के सामान, दाल चावल होंगे, तय कर लिए सब कुछ। तो जैसे अपने घर को हम कंपार्टमेंट में, रूम में, और रूम को रैक्स में बांट लेते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं हम उनको अकाउंट में कन्वर्ट करके अलग अलग, जैसे कैश का कैश अकाउंट बना लिया, परचेज का अलग कर लिया, सेल्स अलग लिख लिया, सैलरी पूरे साल की अलग लिख ली, वेजेज अलग लिख ली। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी है। इसको बोलते हैं अकाउंट्स बनाना। ठीक है, या कई बार हम इसको बोलते हैं लेजर बनाना। तो चीज़ों को हम तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि भाई हमने लेजर बना लिया। अब बारी आती है समराइजेशन। देखिए पूरे साल की जो चीज़ें होती हैं ना बेटा, वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं। पूरे साल की जो चीज़ें होती हैं वो कई बार बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाती है। अब लंबी चौड़ी चीज़ों को एक साथ लाने के लिए, या ऐसी मतलब मान लो पूरे साल में ढेर सारा इनकम किया है, एक्सपेंसेस किया, बहुत सारी एसेट लायबिलिटी आई गई, तो लोग कहते हैं कि देखो इतने सारी चीज़ें आप यूज़र को बताओगे, एक पूरी किताब दे दोगे यूज़र को कि चलो आप ये देखो, तो यूज़र परेशान हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करें, हम उसकी समरी बना लें और तब यूज़र को 2-3 पन्ने में दे दें ताकि यूज़र जल्दी से समझ सके, है ना? संक्षिप्त कहानी, जैसे मैच नहीं होता, मैच तो भाई टेस्ट में चलता है 5 दिन, लेकिन हम टेस्ट में जो 5 दिन चलता है उसको छोटा कर लेते हैं, उसका हाईलाइट देख लेते हैं, ताकि
समय की बचत हो। तो हमें समय की बचत के लिए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट को छोटा कर लेते हैं, एक तरीके से बना लेते हैं। हम इसको बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली हम इसको ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट के नाम से पुकारते हैं। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्या है आगे चलेंगे, अभी तो सफ़र की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, तभी आप आगे बात कर सकते हैं। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना भी एक कला है। कई बार बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग भी हैं जो फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो उसमें हम जैसे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या ऐसे लोग जो होते हैं या एमबीए, वो उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आया उसको एनालिसिस और इंटरप्रेट करके लोगों को समझाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैच हुआ। अब मैच में कोई टीम क्यों हारी या क्यों जीती, आपने देखा होगा मैच ख़त्म होने के बाद चैनल पे कुछ लोग बैठ के ये बताते हैं कि देखिए हमारी बॉलिंग में ये खराबी रही, हमारी बैटिंग में ये खराबी रही, इसलिए हम हारे। और अगर हम मैच जीतते हैं तो बताया जाता है कि हम मैच क्यों जीते, हमने क्या बढ़िया किया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए। ठीक है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी तो बात बनी। तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी बात को हम बोलते हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। और सबसे लास्ट में क्या करना है हमने, कम्युनिकेशन। ठीक है, चीज़ों को अपने पास रखने से क्या फ़ायदा होगा, चीज़ों को बताना पड़े। मान लीजिए मैं क्लास करता हूँ, मैं क्लास रिकॉर्ड करके अपने पास रखता जाऊँ, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं ना। वो क्लास या तो ऐप पे या यूट्यूब पे डाली जाए तो ही उसका फ़ायदा है, तभी आप बच्चे उसको देख पाएंगे। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देख लीजिए 7 बातें हैं, सातों बातों को स्मरण में ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, फिर चीज़ों को मेजर करो, चीज़ों को रिकॉर्ड करो, चीज़ों को क्लासिफाई करो, फिर उसकी समरी बनाओ और फिर उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करो। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दो किसको, कम्युनिकेट कर दो किसको, जो इंटरेस्टेड है। अब देखो इंटरेस्टेड कोई किया जाता है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स। अब जिसको टाटा मोटर्स में शेयर खरीदना हो या खरीद रखा हो, लोन देना है या लोन दे रखा है, जो टाटा मोटर्स के साथ काम करता है, जो टाटा मोटर्स को उधार देता है, जो उसे सामान खरीदता है, जो उसका प्रोडक्ट यूज़ करता है, ये लोग इंटरेस्टेड है। हो सकता है एक आम आदमी उसमें इंटरेस्टेड ना हो, जब उसका इंटरेस्ट जगेगा तब वो देखेगा। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ देखनी है कि कम्युनिकेशन हमेशा इंटरेस्टेड पार्टीज को किया जाता है, जो जब इंटरेस्टेड हो देख ले। आजकल तो पब्लिक डोमाइन में आ जाता है, वहाँ से जिसको भी देखना होता है वो देख लेता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग क्या है को समझने में। कोई पूछे कि अकाउंटिंग के कैरेक्टर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो हम फटाफट ये बातें बता देंगे। कई बार हम ये भी बोलते हैं कि अकाउंटिंग आखिर है क्या, तो ये चीज़ हम बताने में आसानी होगी। गौर से देखिए, डिफिनेशन में भी तो यही लिखा हुआ था। सही बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग C3। मेरा ऑब्जेक्टिव है जल्दी से जल्दी क्लास 11 आप लोगों का मैं ख़त्म करूं, ताकि आप रिवीजन कर सकें। और ये अनलिमिटेड टाइम व्यू है, जितनी बार भी चाहें देखें, बस समय दीजिए, बनेगी अपनी बात। देखिए सबसे पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये हमारा सबसे मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, या कई लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं, कि समराइजिंग फंक्शन जो था ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये तो ऊपर आ गया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जब बन गए तो उसके समराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि पूरे साल की चीज़ें संक्षिप्त में किसी को बता सकें।
सार बता सकें कि आखिर अल्टीमेटली हुआ क्या है। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? तो एक बहुत बड़ा कारण है लीगल रिक्वायरमेंट, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो कहता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से बनाओ, वरना सरकार को कैसे पता चलेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं, चाहे वो जीएसटी एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, या और भी बहुत सारे एक्ट हैं, उसकी बात करेंगे। कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की है अकाउंटिंग करके, फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के, उसे अपने पास नहीं रखना है। बताइए इसे क्या करना है? इसे हमें लोगों तक कम्युनिकेट करना है, इंटरेस्टेड पार्टी तक कम्युनिकेट करना है। यही हमारा काम है अकाउंटेंट का, अकाउंटिंग का। हमें करना है डिसीजन मेकिंग के लिए हमें फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट कंपैरिजन। देखिए, हम कोई भी चीज़ तभी तो डिसाइड करेंगे जब हमें पता हो कि अच्छी है बुरी, और अच्छा बुरा अपने आप में एक कंपैरेटिव टर्म है। अच्छा कुछ नहीं होता, बुरा कुछ नहीं होता, दूसरों की तुलना में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोहल्ले में बाकी बच्चों का 10th में रिजल्ट आया और उनका परसेंटेज है 60 और आपका 70, तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाकी का अगर आ गया 75 और आप 70 हैं, फिर मम्मी आपको बड़ा कोसेंगी कि पढ़ता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता। ठीक है ना? पापा तो चुपचाप मुस्कुरा रहे होंगे, उनको पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन मम्मी को तो कुछ है नहीं, भाई उसका कैसे आ गया 75, तुम्हारा क्यों आया 70, करते क्या हो? तो आपने क्या देखा कि हमारा 75 या 70 अपने आप में कुछ नहीं है, बाकी 60 हैं तो हम अच्छे हैं और बाकी 75 है तो हम बुरे हैं। इसका मतलब एक कंपनी अच्छी है या बुरी है, एक बिजनेस एंटिटी ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा किया, ये कंपैरिजन करने पे ही पता चलेगा। और कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन हम दूसरों से करेंगे। तो ये फैसिलिटेट करना भी हमारा काम है, हम पढ़ेंगे। इसीलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट एक खास तरीके से बनाए जाते हैं सभी कंपनियों के, ताकि जब कोई उसका कंपैरिजन करना चाहे तो आराम से कंपैरिजन कर सकता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने होते हैं, जैसे किसी को उधार देना है कि नहीं देना है, ठीक है कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा? उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के पता चलेगा। हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, किसी डिपार्टमेंट में अगर लॉस हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, सेल ज़्यादा है कम है, खर्चे ज़्यादा हैं कब है क्या है, वो सब पता करके और तब हम ये बातें करेंगे। ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। चलें आगे। तो ये 6-7 काम कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। भाई रिकॉर्ड मेंटेन करता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ताकि लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, फिर उनको कम्युनिकेट करता है, कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में असिस्ट करता है। ठीक बात है? चलिए अब और आगे चलते हैं। इन्हीं चीज़ों को और थोड़ा सा बात करके देखते हैं और हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, किसी चीज़ का फंक्शन होता है वही बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक बात है कि नहीं? जिससे हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हमारा पेट भरा रहे, हमें एनर्जी मिले, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। हम नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? ताकि स्वच्छ हो सके। हम कपड़े खरीदते हैं ताकि एक तरीके से रह सकें। ठीक है ना? उसी तरीके से अकाउंटिंग का जो फंक्शन है उसी के लिए उसको किया जाता है। फिर भी एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला तो वही है जो वहाँ हमने बात की थी, मेंटेनिंग। दोनों ओवरलैपिंग है, अगर हम एक याद कर लें तो दूसरा काम भी हो जाता है। हम कह सकते हैं फंक्शन ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, लेकिन किताबों में अलग अलग दे रखा है तो हम भी पढ़ा देते हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, है ना? सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करो। फिर हम उसकी समराइजेशन करेंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, कि भाई पूरे साल काम हुआ, लेकिन पूरे साल जो काम हुआ है अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इस बात की जानकारी भी तो होनी चाहिए ना।
ठीक है। इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे बिजनेस आगे चलाना है नहीं चलाना है, और पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, बेचना है, ये सब चीज़ें इसी बात पे तो होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो आपकी पोजीशन अपने आप बढ़ती रहेगी। अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो आपकी फिनेंशियल पोजीशन अपने आप बनती रहेगी। अच्छा नहीं करेंगे तो फिनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन मतलब लास्ट में, पूरे साल तो ठीक है लेकिन लास्ट में अब क्या सिचुएशन है, कितना कैश है, कितना बैंक है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। जो अच्छा करता जाता है उसकी पोजीशन मजबूत होती जाती है, और जो बढ़िया नहीं करेगा उसकी पोजीशन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इसी बात के लिए तुम करते हैं, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, टू द यूजर्स। अब यूजर बाहर वाले भी होते हैं, अंदर वाले भी, जैसे मैनेजमेंट को भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, क्रिएटर्स को भी देते हैं, ऑनर्स को भी देते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को भी देते हैं, बैंक को भी देते हैं, एजेंसीज को भी देते हैं। हम सभी यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी देर में यूजर्स की लिस्ट भी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सब काम हम करते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, देखो बिजनेस के एसेट्स को कहीं लिख के रखेंगे तो चोरी चकारी नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ लीकेज ऑफ रेवेन्यू भी नहीं होगा, फालतू के खर्चे भी नहीं होंगे। देखिए अब कहीं लिख के रखें तो धीरे धीरे पता चल जाता है कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम, तो आगे हम उसको नहीं होने देंगे। लेकिन अगर कहीं लिख के नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ये काम भी हम कर देते हैं। छोड़ो, सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये 4 मेन मकसद हैं, बाकी तो सब उस साइड में हो जाता है। रिकॉर्ड बनाओ ताकि उसे समराइज करें, ये समराइजेशन तो है और क्या है, समराइज करके पीएल और परफॉर्मेंस का पता लगाएं और ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़र को दे दें। यूज़र इसके बेसिस पे हज़ारों काम करता है ना, कंपेयर करके पता लगाता है कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना। मैनेजमेंट पता लगाता है कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा ब्रांच उसका बढ़िया चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। पढ़ेंगे हम लोग बाद में सबके बारे में, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है किसी भी अकाउंटिंग को करने का। इसी को थोड़ा बात बना के और बोल देते हैं एडवांटेज। ये ना ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज मोटे तौर पे सब एक ही बात है। कहने को हम जगह जगह पे लिखते हैं कि भाई देखो किसी चीज़ का जो फंक्शन होगा वही तो उसका एडवांटेज होगा, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब रेडियो है, रेडियो में सुनाई देता है बट दिखाई नहीं देता, तो रेडियो का एडवांटेज हमें सुनाई देता है। टीवी है, सुनाई और दिखाई दोनों देता है, तो उसका एडवांटेज है। मोबाइल हम अपने साथ लेके घूम सकते हैं और साथ लेके घूम के हम अपना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए एडवांटेज देखो, सबसे पहला है कि ये हमें क्या देता है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बेसिस पे हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस करना तो गलत होगा, मैं कहता हूँ इन्हेंस करते हैं, ठीक है ना। अब चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चीज़ें लिख ली। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में मोबाइल का नंबर लोग याद करते थे कि हमारा नंबर क्या उनका नंबर क्या है। अब तो लोगों को अपना नंबर ही नहीं याद है, बताओ क्यों? क्योंकि वो सेव होता है। भाई जाओ अपना नाम टाइप करो, पता चल जाएगा आपका नंबर क्या है, किसी और का नंबर क्या है, फटाफट हो जाएगा। कॉल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है कि नहीं। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये मेमोरी इनबिल्ट हो गई किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर। उसी तरीके से चीज़ों के लिख देंगे तो इन्हेंस, इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ आप अपनी कॉपी में बनाएं या इसका मैं प्रिंट आउट आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक है ना। लिखे रहेंगे तो फटाफट आप इसको कहीं भी बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे क्या होता है, असिस्टेंस होता है किसकी, बिजनेस को मैनेज करने में। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को 1000 ऐसे डिसीजन दिन प्रतिदिन लेने हैं। किसका पैसा बाकी है, व्यवस्था करनी है, किससे पैसा लेना है, भाई उसको कॉल करना है, फ़ोन करना है, अभी तक पैसा उसने दिया क्यों नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें हम यहाँ से देखते हैं।
फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या चीज बेटा? कंपैरेटिव, कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन या कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन मोर देन टू एंटिटी, बिटवीन टू और मोर एंटिटी। एग्जाम्पल, किसकी सिचुएशन अच्छी है, कौन ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, सैमसंग या एप्पल? ये कैसे लोगों को पता चलता है बताइए भाई? उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, अच्छा एप्पल का सेल ज़्यादा है, सैमसंग का कम है, इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, उसका कम है, इसकी एसेट ज़्यादा है, उसकी एसेट कम है, इसकी लायबिलिटी ज़्यादा है, उसकी लायबिलिटी कम है। फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो पता चलेगा, वरना कैसे पता चल जाएगा दोस्त? ठीक बात है कि नहीं? तो ये फैसिलिटेट करना भी इसी का काम है। सेटलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस, भाई टैक्स वैक्स देना होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, समझते हैं ना आप लोग? कैसे पता चलेगा? कहीं लिख के रखेंगे तभी ना कि भाई सरकार को कितना देना है हमें। लोन लेने में आसानी होती है, फैसिलिटेट। अब चीज़ों को कहीं से लिख के रखेंगे तो सामने वाला हमें लोन देता है, नहीं लिख के रखेंगे तो लोन कैसे देंगे? कोई भी आदमी वो कैसे लोन देगा? आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा? तो अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए और बैंक को कम्युनिकेट कीजिए, बड़े आराम से आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, इसे एविडेंस के तौर पे भी देखा जाता है, आप कोर्ट में इसको पेश कर सकते हैं जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है, एविडेंस के तौर पे भी देखते हैं। कभी कोई बिजनेस सेल करना हो तो सेल करते समय भी, या परचेज करना हो किसी कोई बिजनेस, तो कोई भी आदमी जानना चाहता है कि भाई हम जिस बिजनेस को खरीद रहे हैं, जिस बिजनेस को बेच रहे हैं, उसका क्या सिचुएशन है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस बहुत अच्छा है तो पैसे अच्छे मिलेंगे, नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, फलानी कंपनी ने फलानी कंपनी को 200 करोड़ में, 400 करोड़ में, 1000 करोड़ में ख़रीद लिया। आखिर ऐसा कैसे होता है? अभी पीछे एसीसी और अंबुजा सीमेंट को 65,000 करोड़ में अडानी ने खरीदा, लेकिन कोई और कंपनी हो सकता है 300 करोड़ में बिके, तो किसी को 300 करोड़, किसी को 3,000 करोड़, किसी को 30,000 करोड़ और किसी को 3 लाख करोड़। आखिर ये दाम कैसे पता लगाया जाता है? ये दाम पता लगाने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों, और वो कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ है जिससे ये चीज़ें पता चलती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसी में तो लिखा होता है कि भाई कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उसी के बेसिस पे दाम होगा ना। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कभी इंसॉल्वेंसी हमने पढ़ाया था टर्म्स में, याद है? जब कोई दिवालिया हो जाए उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए तो पता करना पड़ता है कि भाई इंसॉल्वेंसी क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। ये पीछे की चीज़ों को देखेंगे, किसका कितना पैसा बाकी है, कितनी एसेट है, उनको बेच के क्या मिलने के चांसेज हैं, ये सब तो बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप में होता क्या है कि विश्वास की बात होती है, लेकिन ये विश्वास डगमगा जाता है अगर चीज़ें लिखी ना हो। लोग अपने मन में कैलकुलेशन करते हैं, अरे प्रॉफिट तो इतना हुआ, हमारा पार्टनर हमें दे नहीं रहा है, ये तो गायब कर रहा है। तो अगर लिखी रहेंगी तो कभी विश्वास की हत्या नहीं होगी। भाई देख लो ना यार, अकाउंट देख लो, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ले जाओ। कभी एडमिशन होगा तो नए पार्टनर से डील करने में, कभी डेथ या रिटायरमेंट होगा तो पुराने पार्टनर का क्या बनता है वो करने में, बुक्स ऑफ अकाउंट के बगैर कैसे पॉसिबल है ना? तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं। बाद में कंपनियां होती हैं, शेयर होल्डर साल में एक बार मिलते हैं, इसको बोलते हैं एजीएम। आखिर शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि बात क्या हो रही है? ठीक है ना? तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम चीज़ों को, बताइए क्या करें, चीज़ों को कहीं लिख के रखें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या अकाउंट में केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, अकाउंट में कोई नुकसान नहीं है, अकाउंट सुपरमैन है? तो बोला गया कि नहीं, अकाउंट में कमियां भी हैं, लिमिटेशन भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो करनी चाहिए लेकिन अकाउंट कर नहीं पाता, जो अभी सिचुएशन इसकी है। तो आइए पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग।
हम 45-45 मिनट के 45 मिनट्स के तकरीबन 200 क्लासेज हम आपको करा देंगे, ताकि सब कुछ बड़े आराम से कवर हो, जिसमें खूब ढेर सारे क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे। लगे ना 150 घंटे के आसपास। और समय समय पे हम छोटे छोटे समरी टिप्स भी आपको देते रहेंगे, समरी की वीडियो भी आपको देते रहेंगे। बस कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अपने स्कूल में पढ़िए और फिर टॉपर्स चैनल देखिए, टॉपर्स का ऐप आप देखिए। और अकाउंट के लिए एकदम सब कुछ भूल जाइए। 11th 12th और उसके आगे अगर आपको CUT या CA या CW ऐसा कुछ करना हो तो उसमें भी हम लोग की मदद है। पिछले 30 साल से हम लोग यही कर रहे हैं और पूरे मन से दिलो जान से हम लोग करते हैं। हम लोग की जो टीम है तकरीबन हम लोग 20 प्रोफेशनल उसमें हैं और सब लोग अलग अलग, जैसे कोई BST आपने देखा होगा, मैडम की क्लास, आरती मैडम की क्लास BST पढ़ाती हैं वो, एक सर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, एक सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। इस तरह से एक पूरी टीम है। कहाँ से कहाँ तक? 11th में A फॉर अकाउंटिंग से लेकर CA फाइनल तक। ठीक है, टॉपर्स आपके साथ है, जुड़े रहिए। आइए, लिमिटेशंस। भाई लिमिटेशन क्या है? तो कहा गया कि ये ना नॉट फुल्ली एक्सट्रैक्ट या समझिए कि फैक्ट। क्यों भाई? क्योंकि इसमें यूज ऑफ सब्जेक्टिविटी होता है, यूज ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय नहीं है, उनको सोचना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, यूज ऑफ एस्टिमेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एक एसेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो सबसे पहले ये होता है कितने साल चलेगा। अब आपने एक बाइक खरीदी है तो अंदाज करते हैं 10 साल या 12 साल चलेगा, लेकिन हो सकता है 6 साल में ख़राब हो जाए, हो सकता है 15 साल चल जाए। तो हम तो 12 साल के हिसाब से उसका डिप्शन कर रहे हैं, लेकिन वो चल गया 15 साल। डिप्शन मतलब उसकी गिरावट, लेकिन वो चल गया 15 साल। क्या करें? हम ये सोचते हैं कि फ़लानी चीज़ इतने में बिकेगी, इसको बोलते हैं रिलेजेबल वैल्यू। लेकिन हो सकता है जब एक्चुअल सेल हो तो कम में बिक जाए, ज़्यादा में बिक जाए, हम कुछ कह नहीं सकते कितने में सेल होगा, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो बेसिकली ओपिनियन होता है, फैक्ट नहीं होता। ओपिनियन फैक्ट समझते हैं? बताता हूँ। देखिए, फैक्ट ये है कि 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किस बैट्समैन ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाए। अब इसमें कोई दो मत नहीं होगा, जिसने बनाए होंगे उसका रिकॉर्ड देख लो, ठीक है? तो उसमें पता चलेगा कि बैट्समैन A ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। लेकिन कोई पूछे 2024 में सबसे बढ़िया बैटिंग किसने करी, तो देखो ये तो पर्सनल चॉइस है। हो सकता है किसी ने कम रन भी बनाया हो लेकिन किसी खास परिस्थिति में बहुत अच्छा खेला, आपका दिल जीत लिया हो। और हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा रन भी बनाए हो लेकिन कुछ खास आपको नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा रन जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। ठीक है कि नहीं? तो फिर हम कह नहीं सकते हैं कि बढ़िया कौन है। तो बढ़िया कौन है ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, हमें कुछ और, आपको कुछ और पसंद हो सकता है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए ये फैक्ट है। तो अकाउंट की यही प्रॉब्लम है, ये कई बार फैक्ट केवल नहीं बता पाता क्योंकि इसमें एस्टिमेशन का इस्तेमाल होता है, अकाउंटेंट के डिसीजन मेकिंग का, जजमेंट का, सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। और आप तो जानते ही हैं जजमेंट हमारा और आपका कुछ और हो सकता है। ये जजमेंट ही तो है कि आपके कोई दोस्त चले गए साइंस में और आप आ गए कॉमर्स में, कोई बच्चा हो सकता है आर्ट्स में भी चला गया हो, किसी ने बायो लिया हो, किसी ने कुछ लिया हो, ये जजमेंट ही तो है। चलिए, अब सही गलत कुछ थोड़े ना है। अब देखो, मेहनत करने पे अगर मेहनत हम कर लें तो साइंस वाले को हो सकता है कुछ ना मिले और आर्ट्स वाला IAS ऑफिसर बन जाए, कॉमर्स वाला किसी बैंक का चेयरमैन बन जाए। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कई बार बुक्स में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल
आपके पिताजी ने बहुत पहले एक बिजनेस शुरू किया था 2000 में, ठीक है, और उस समय उन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी थी। फैक्ट्री उस समय आई थी 25 लाख की। आज 2025 है, हो सकता है वो फैक्ट्री अभी 25 करोड़ की हो गई हो, लेकिन बुक्स में अभी भी कितने का आ रहा है, वो 25 लाख का आ रहा है। अब 25 लाख का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कोई क्या कहेगा आपके पिताजी की फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं है। अरे भाई बहुत बड़ी है, लेकिन क्या करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट मनी मेजरमेंट दिखाया जा रहा है वही पुराना वाला, जबकि आज उस सिचुएशन कुछ और हो चुकी है, ठीक है ना। तो कई बार अकाउंट में ये प्रॉब्लम है कि करंट वैल्यू नहीं दिखाई जाती, हिस्टोरिकल पुरानी वैल्यू ही दिखाई जा रही होती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इतिहास है, बिल्कुल नई फिगर नहीं है। आइए, इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल डाटा तो दे देता है, लेकिन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स नहीं दे पाता। जैसे ये तो बता देगा कि वर्कर को सैलरी कितनी दी गई या वर्कर ने प्रोडक्शन कितना किया, वर्कर को बोनस कितना मिला, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ये रिलेशनशिप मीठा मीठा भी हो सकता है, जो कंपनी को बहुत आगे ले जाएगा, कड़वा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें बुक्स में नहीं दिखाई जाती। ठीक बात है कि नहीं, ये बुक्स में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वालिटेटिव चीज़ें जो होती हैं, किसी एसेट्स की खूबियाँ, किसी लायबिलिटी की खूबियाँ, वो ये नहीं बता पाता, उसकी यहाँ पे थोड़ी कमी है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेज। देखिए, आपकी कंपनी है बहुत पुरानी, 2018 में भी है और 2025 में भी है। 18 में सेल्स है मान लीजिए 100 करोड़ और 25 में सेल है 125 करोड़। तो कोई भी आदमी देख के बताएगा कि सेल 25% बढ़ गया 5-7 साल में। लेकिन ये भी तो देखिए, इन्फ्लेशन समझते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ 100% था, यहाँ 150% है। सही रूप से देखा जाए, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, रियल है ना, जीडीपी और नोशनल जीडीपी, सही रूप से देखा जाए तो ये 125 करोड़ नहीं है, ये तो सिर्फ इतना है 83 पॉइंट सब जो भी आ रहा हो, 83, 84 वाट एवर इट इज़ कमिंग, ये तो सिर्फ ये है। हम नहीं कह सकते हैं कि ये बढ़ोतरी हुई है। मुझे तो लग रहा है आपका जो टर्नओवर है वो घटा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है ना, और आप उतने तेज़ी से बढ़े नहीं हैं। तो आपका जो टर्नओवर रियल में 100 से 125 करोड़ होना ये स्वप्न है। बेसिकली 100 से 84 करोड़ आपका टर्नओवर हो गया, आपका टर्नओवर तो घटा है। ठीक बात है कि नहीं, रियल टर्म्स की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका तो कम से कम 150 करोड़ हो, ऐसे ही होना चाहिए था इन्फ्लेशन के चलते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, एक नया वर्ड है। विंडो शॉपिंग तो आपने देखा होगा कि हम बाहर से देख के चले आते हैं दुकान के, खरीदते कुछ नहीं है। अच्छा, ये शर्ट 3000 का है, छोड़ो यार बढ़िया है लेकिन बेकार है। ये पैंट 4000 का है, बढ़िया है लेकिन बेकार है। ये क्या है, ये विंडो ड्रेसिंग है, सॉरी विंडो शॉपिंग है। उसी तरह से विंडो ड्रेसिंग होती है। देखिए, कमरा बहुत ही अंदर से एकदम गंदा हो, कबाड़ बना के रखा है, ठीक है, लेकिन दीवारें हैं, दिख तो रही नहीं है। विंडो जो है ना, उसको बढ़िया से सजा के रखा है। अब पूरे रूम में कचरा है और विंडो सजा के रखा है, कैसे पता चलेगा। जैसे जनरली जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, वो निक्कर पहन के, शॉर्ट्स पहन के पढ़ाते हैं, बस ऊपर शर्ट डाल लिया, हो सकता है कोट भी डाल लिया, लेकिन नीचे क्या पहन रखा है, तो नीचे बस निक्कर पहन के, चप्पल पहन के बैठे हैं। ये घर में चप्पल भी नहीं पहने, आपको कैमरे में नहीं दिखता। हो सकता है मैं भी निक्कर पहन के बैठा हूँ,
आप नहीं देख के बता सकते कि मैंने लोअर पहना है, टी और जीन्स पहना है या निकर पहना है या कुछ पहना ही नहीं, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कैमरे में सिर्फ इतना दिख रहा है, जो दिखेगा उसी के बेसिस पे आप जजमेंट करेंगे ना। आपको लग रहा है कि पीछे हमारे देखो बागीचा है, लेकिन हो सकता है मेरे पीछे दीवार हो, ग्रीन पर्दा हो जिस पे मैंने बागीचा लगा दिया हो। ये क्या है? ये है विंडो ड्रेसिंग, कि हम अपनी इच्छा से जो दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, आप वही देख पा रहे हैं, जबकि रियल में हो सकता है कि पीछे हमारे दीवार हो और ग्रीन पर्दा लगा है, क्रोमा जिसको बोलते हैं, उसमें आप समुद्र की लहरें लगा लें, हिमालय का पर्वत लगा लें, कुछ भी लगा लें, पीछे शेर लगा लें। ये विंडो ड्रेसिंग है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में भी कई दफ़ा जैसी पोजीशन होती है लोग उससे ज़्यादा बढ़िया दिखा देते हैं कुछ अल्ट्रेशन करके, और जैसी पोजीशन होती है उससे खराब दिखा लेते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, जिस चीज़ का मनी में मेजरमेंट हो सकता है वो चीज़ तो बड़े आराम से दिखाई जा सकती है। जैसे चावल खरीदा, चावल बेचा, लेकिन चावल खुशबू वाला चावल था ये आप नहीं बता सकते, ये मेजरमेंट नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक बाइक चोरी हो गया 50,000 1 लाख का, तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपका एक स्टाफ बहुत काम का था, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो अब इनकैपेबल हो गया। आई थिंक यू कैन नॉट से इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते लॉस ऑफ मैनेजर, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते एक आदमी कितने लायक है। देखिए, ज़मीन आती है 2 लाख की, वो बढ़ के 25 लाख हो गई, आप दिखा सकते हैं रिवैल्यूएशन, लेकिन एक नया स्टाफ आया है जो उतने लायक नहीं है और 10 साल के बाद वो इतना बढ़िया हो गया है कि मत पूछो, सॉरी सर, आप इसको नहीं दिखा सकते। तो जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, सुख दुख हानि लाभ, उसको आप दिखा नहीं सकते। इमोशंस जिसको कर सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ये अकाउंट की बड़ी सीरियस लिमिटेशन है, क्योंकि अकाउंट में सबसे मेन ही तो था मनी में मेजरमेंट करना। मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारी चैप्टर 1 की पहली क्लास। ठीक है, पहले इसको देखिए, समझिए, फिर आपके सामने दूसरी क्लास तुरंत आ रही है, जल्दी आ रही है। रोज़ शाम को 5 बजे आप मुलाकात कीजिए, हम वहाँ पे आपसे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।